नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वरादिरुक्तं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोर्जनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराटम् वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगणविश्वं प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का आज के हमारे इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा ये सत्र रोज 7 बजे होता है और हमने ये प्रयास किया है कि हम इस सत्र के माध्यम से जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो दवाएं हैं, उसके बारे में आपको बताएं, ताकि हमारे जो वैद्य हैं उन सभी का ज्ञानवर्धन हो। वो बनाने के तरीके आपको बताएं, उनके बनाने के तरीके आपको सिखाएं, और आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन दवाओं का प्रयोग करके आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा बेहतर बना सकें। हमारा यही जो है प्रयास है। और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप ज़रूर हमें चैट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जूम पे इस समय में वेबिनार में तकरीबन 300 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कॉलेजेस के हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सवाल जो है वो चैट बॉक्स में रखिएगा। ज्यादा लंबा ये सत्र नहीं होगा, आधे घंटे में हम इसको समाप्त करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सत्र आपके ज्ञान का वर्धन करेगा। तो जो आज जो हमारा विषय है वो है तालिशादी चूर्ण। आप सब जानते हैं कि अभी इस वक्त जो है हम ऋतु संधि के दौर से गुजर रहे हैं, और इस समय में जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ये बहुत कॉमन हमको परेशान कर रहा है। ऐसे में कुछ दवाइयां ऐसी जो हैं जो हमारी अपनी प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं लेकिन कई बार हम इसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो चिकित्सा में चरक संहिता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आचार्य, जैसा कि कल भी मैंने आपको एक योग बताया था सीतोपलादी चूर्ण, ऐसे हम लगभग लगभग इस शाम के सत्र में धीरे धीरे आपके समक्ष फॉर्मुलेशंस की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत करेंगे जिनको बाद में आप हमारी लाइब्रेरी से देख करके आप अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज करके आप इनकॉर्पोरेट करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा पाएंगे। तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान में अगर आप देखें तो एक योग का वर्णन है जिसे तालिशादी चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अगर मैं एक संस्कृत का श्लोक बोलूं तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। तालिस पत्रम मरीचम नागरम पिप्पली शुभा यथोत्तरम भाग वृद्धया त्वगेले चार्ध भाग के पिप्पले अष्टगुणा चात्र हृदयासित शर्करा कास श्वास अरुचिहरम तक्षूर्णम दीपनम परम। आगे कहते हैं हृत पांडु गृहिणी दोष शोष प्लीह जरापहम वम्य शूलग्नम मूढ़ वातानुलोमन।
कल्पेत गुटिकाम चैत्य चूर्णम पक्त्वा सितोपलाम गुटिका यज्ञ संयोगाम चूर्णा लघुत्तराः स्मृता इति तालिशाद चूर्ण गुटिकाश्च। ये तालिशाद चूर्ण और गुटिका के बारे में ये बताया गया है। तो जो मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, यदि आप इन इंग्रेडिएंट्स के अगर आप देखें तो इंग्रेडिएंट्स में तालिस पत्र आप सब जानते हैं, जिसे हम लोग इंडियन सिल्वर फेयर भी कहते हैं। ये एबिस वेबियाना बोटेनिकल नेम है इसका। सौंठ आप सब जानते हैं, जिसे हम लोग ड्राई जिंजर भी कहते हैं, जिंजिबर ऑफिसिनालिस इसका बोटेनिकल नेम है। पिप्पली आपको कल भी बताया था मैंने, पाइपर लॉन्गम कहते हैं, जिसको हमने सीतोप्लादी चूर्ण में भी यूज किया था। ब्लैक पीपर काली मिर्च, जिसे पाइपर निगरम कहते हैं। वंशलोचन कल भी मैंने बताया था कि जो बैम्बू होती है उसका निर्यास है ये, बैम्बू मान भी कहते हैं इसे। दालचीनी कल भी मैंने बताया था, सीतोप्लादी चूर्ण में भी पड़ा हुआ है, सिनेमम कहते हैं इसे। इसी प्रकार से इलायची, यहाँ पर एलेटेरिया कार्डामोम इसका लैटिन नेम है। और मिश्री, जिसे आप जानते हैं क्रिस्टलाइज जो शुगर की लम्प्स होती है, या रॉक हम कह सकते हैं कैंडी टाइप की जो हम लोग बनाते हैं, मिश्री कहते हैं। कैसे बनाएंगे आप इसे, कैसे आप बना सकते हैं? देखिए, औषधि का निर्माण बहुत जरूरी है। हम सभी सब जानते हैं कि आप अगर अपनी औषधियों का निर्माण स्वयं करते हैं तो आप एक अच्छे वैद्य के रूप में स्टैब्लिश होते हैं। मेरा खासकर यहाँ पर बहुत सारे वैद्य जो मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, करीब मैं देख रहा हूँ कि 350 के करीब लोग यहाँ जूम पे ज्वाइन है वेबिनार में। आप अपने चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रखिएगा, आपके बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं, तो आप वहां पर अपने क्वेश्चंस रखिएगा। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लूंगा इसमें। और अगर आप में से कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा सेशन जो है ये फेसबुक पे लाइव है, और बाद में आधे घंटे के बाद ये यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो मैंने ये सारे द्रव्य आपको बताए, तालीस पत्र, शुंठी, पिप्पली, ब्लैक पीपर जो है, वंशलोचन, ब्लैक ब्लैक पेपर काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, और जो मिश्री है रॉक कैंडी, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइज शुगर लम्प, इन सबको आपने साफ करना है, सूखा हुआ ये द्रव्य लेना है और इन्होंने सेपरेटली ग्राइंड कर देना है आपने। कैसे ग्राइंड करना है, तो उसका एक रेशियो है। अगर आपको इसका एक जो है रेशियो बताया गया है, आप इस रेशियो के में आप इसको जो है मिला सकते हैं। मैं वो रेशियो आपको बता देता हूँ। ये रेशियो है, आपको और भी इसके रेफरेंसेस हैं अगर आप देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी जो है इसका प्रयोग जो है आप चिकित्सक के निर्देशन में ही करेंगे। ऐसे आप स्वयं इसका निर्माण करके स्वयं इसका प्रयोग ना करें। डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अब मैं आपको कुछ रेफरेंसेस और भी शेयर कर देता हूँ जो अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं, और ये रेफरेंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं तो आपको जानना चाहिए। इसमें जो है एक रेफरेंस है, तालिस पत्रम मरीचम नागरम पिप्पली सुभा यथोत्तरम भाग वृद्ध्या त्वग एले चार्ध भागी के। देखिए यहाँ पे भाग कितना लेना ये भी बताया है। तदुच्यम दीपनम चूर्णम कस कड़ा अष्ट गुणम सरकरम कास श्वास अरुचि छर्दी प्ली हृत पार्श्व शूलन पांडु ज्वर अतिसारम मूड वातानुलोमनम। एक संदर्भ ये हमारे पास ये भी आता है। इसी प्रकार से और भी संदर्भ आते हैं। तालिस श्वास कासग्नम दीपनम श्लेष्म पित्तजित मुख रोग हरम हृदम सुपुत्रम पत्र समृतम। ये धन्वंतरी निघंटु में है। भाव प्रकाश में यही कहा है, तालिस पत्रक भावे स्वर्ण ताली प्रशस्यते भांग्य भावे तु तालीसम तालीसम लघु तीक्ष्णोष्णम श्वास कफानिलान निहंत अरुचि गुलमाब बहनी मांद शयामयान। आगे कहते हैं, भाव प्रकाश में आया है। राज निघंटू में आप देखें तो यहाँ कहते हैं, तालीस पत्रम तिक्तोष्णम मधुरम कफवातनुत कास हिक्वा क्षय श्वास क्षर्दि दोष विनाश कृत। तो ये मैंने आपको कुछ संदर्भ बताए जो तालीस आदि चूर्ण के बारे में बताए गए हैं। इनके रेफरेंसेस मैंने आपको दिए। तालीस आदि चूर्ण को लगभग आपको बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली आप इसको
एक साथ भी मिला सकते हैं, लेकिन आपने इसकी जो मात्रा शास्त्र में बताई है वो आपको, मैंने अभी आपको सूत्र रूप में उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि आप उसको सूत्र रूप में आप किस प्रकार से मिलाएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे। पहले तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करिए, ये जो है इसको इकट्ठा करिए। इसमें ये सभी औषधियां आपको मिल जाती हैं और ये औषधियां सरलता से मिल जाती हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको इसका बनाने के साथ साथ इसकी जो है आ, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के कुछ आपको और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। तो डेफिनेटली इसमें बनाने के लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने इसको तालीशादी चूर्ण आपको बनाना है, तो आपने सबसे पहले मैंने बताया आपको कि तालिश पत्र इसका मुख्य इंग्रेडिएंट है। तो आपने तालिश पत्र आप और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट हैं इनको आप जो है वो बताए गए रेशियो में आप मिलाकर इसको आप इसका निर्माण कर सकते हैं। यह एक चूर्ण के फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि इसमें 8 इनक्रेडिबल हर्ब्स हैं जो आपके किचन में भी मिल जाती हैं। तालीस पत्र है, ब्लैक पेपर है, पिपली है, वंशलोचन है, इलायची है, दालचीनी है, मिश्री है। और अगर आप इनके प्रभाव देखेंगे तो ये सारे ब्रोंकोडायलेटर हैं, एक्सपेक्टोरेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, म्यूकोलाइटिक हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। और इससे हम बहुत सारी कंडीशन जैसे हुपिंग कफ है, सोर थ्रोट है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, इन सबको हम इसमें प्रभाव हम इस सब का प्रभाव हम इसमें देखते हैं। सब में इसके प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए आचार्यों ने थोड़ा बहुत जो है इसके निर्माण में जो रेशियो बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको द्रव्यों के क्या रेशियो लेने हैं। तो इसमें डेफिनेटली आपको ये भी ध्यान रखना है कि संदर्भों के अनुसार जो है आप अगर देखेंगे तो इसके अलग अलग रेशियोज बताए हैं, लेकिन जो संदर्भ मैंने आपको यहाँ बताया ये आपको इनमें से आपको इन इंग्रेडिएंट्स को इसी आपको रेशियो में मिलाना है। ये जो हमारी जो औषध है इसमें तालीस पत्र जो है जिसे एविस वेबियाना हम कहते हैं, अगर आप परसेंटेज वाइज निकालें कैलकुलेट करके, तो जैसा कि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप किस रेशियो में मिलाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने 2.21%, अगर हम परसेंटेज वाइज निकालें, अगर हम भाग बोलूंगा तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2.21% जो है जिसे एबिस बेबियाना कहते हैं, तालीस पत्र कहते हैं या इंडन सिल्वर कहते हैं, उसको 2.21% की रेशियो में रखना है। 6.63% के रेशियो में आपने शुंठी या अदरक रखना है, जिसे बोटेनिकली हम जिंजीबार ऑफिसिनेल कहते हैं। इसी प्रकार से 8.84% के रेशियो में आपने पीपली को रखना है, यानी लॉन्ग पीपल जिसे पाइपर लॉन्गम कहते हैं। देखिए बोटैनी भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए आज के समय में कौन सी औषधि किस नाम से, लैटिन नाम से उपलब्ध है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से वंशलोचन जो है ये 4.42%, यानी कि लगभग जो ब्लैक पीपर है और वंशलोचन है इसका जो है रेशियो समान है, जो आप जानते हैं बम्बू का निर्यास है। दालचीनी 1.33% के रेशियो में लेते हैं, जिसे सिनेमम नाम जानते हैं आप। इसी प्रकार से आप जो है इलायची जो है एलेटेरिया कार्डोमम, इसको भी आप ठीक दालचीनी के ही रेशियो में लेते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है मिश्री, वो सबसे ज्यादा रेशियो में लेना है। तो 70% जो है वो मिश्री आपकी रहेगी, जिसे हम क्रिस्टलाइज शुगर लंप कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो इस रेशियो में आपने ये सभी दवाओं को पहले आपने साफ सुथरा और एकदम ड्राई लेना है आपने। फिर आपने इनको ग्राइंड कर देना है, पाउडर फॉर्म में आपने बना लेना है, पाउडर ले लेना है। मिश्री को अलग ग्राइंड करना है, ध्यान रखिएगा। मिश्री को छोड़ करके बाकी जो तालीस पत्र है, सौंठी है, पिपली है, ब्लैक पीपर है, बंसलोचन है, दालचीनी है, ग्रीन कार्डामोम है, इनको आप अलग से ग्राइंड करिए और मिश्री को अलग से ग्राइंड करिए। ठीक है? अच्छा बेटा, तुम्हारा सवाल का जवाब अभी दूंगा मैं। आपका सवाल यहाँ पे आ रहा है, रुक जाओ, अभी लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे हम। तो आपने क्या किया, इसको आपने साफ कर दिया, एकदम ड्राई कर दिया, और इसको
सेपरेटली ग्राइंड कीजिए, आप अलग अलग सबको ग्राइंड करके पहले पाउडर बना के रख लीजिए, मिश्री को अलग से ग्राइंड कीजिए। अब सारों को एक साथ मिला दीजिए, ठीक है। और फिर इसे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम इम्प्योर पार्टिकल्स को निकालने के लिए यूज करते हैं, है ना। ये जनरली फार्मेसीज में यूज की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिव नंबर 100। जिससे क्या होता है, अनवांटेड कई बार पार्टिकल्स होती हैं जो साथ में आ गई होती हैं, वो सेपरेट हो जाती है। फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, जो हीट से और लाइट से एकदम प्रोटेक्टेड हो। इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसका एक बहुत कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो इसका यूज करने का देखिए, मैंने बहुत सिंपली समझाया है आपको, रेशियो भी बताया मैंने आपको, बनाने का तरीका बताया। आप अगर वैद्य हैं तो आप अपने पास निर्माण कर सकते हैं। ये सभी आपको आसपास की जो जड़ी बूटी की दुकानें हैं वहां पे आप बताएंगे, वो सब मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी दवाओं से इलाज करके आप, महंगी दवाओं से आप किसी रोग को ठीक करते हैं, तो बेहतर है कि आयुर्वेद को अगर जनता तक पहुंचाना है तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। और मेरा ये अपना निजी मानना है, एज ए काय चिकित्सक, मैं बेसिकली काय चिकित्सा का व्यक्ति हूँ। मेरा ये मानना है कि आप, अगर आप गरीब व्यक्ति का उपचार नहीं दे पा रहे हैं, गरीब व्यक्ति को इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपकी विद्या प्रचारित नहीं होगी। बहुत सारे राजवैद्य होते हैं, पर वो राजा के ही तो उपचार कर पाएंगे ना, वो गरीब आदमी कहाँ से इलाज कर पाएगा। गरीबों के लिए हमें ऐसे उपचार के तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत साधारण हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जो हर व्यक्ति ले सके, और उसकी गुणवत्ता भी आपके अपने हाथ में हो। पहली बात तो ये है। तो इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं बहुत करता हूँ इसका प्रयोग। आप भी इसको जानते ही होंगे और अपनी प्रैक्टिस में इसका यूज करते होंगे। मैं केवल आपको इसका रिमाइंडर करा रहा हूँ। कई बार हम पढ़ते पढ़ते अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं। दूसरा, कई बार आपको अभी रुचि नहीं होगी, पर बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी रुचि डेवलप होगी, जब आप इसका प्रयोग करेंगे। जो बार बार खांसी होती है, बार बार जो है आपको कंजेस्टेड थ्रोट रहता है, बार बार तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, देखा होगा रात में नींद नहीं आती है, व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, एग्जॉस्टेड महसूस करता है, बार बार क्या करने को मजबूर हो जाता है, एंटीबायोटिक लेता है, एक्सपेक्टोरेंट लेता है। तो वहां पर आप ताली शादी चूर्ण दीजिए, ये अल्टीमेट काम करती है। ध्यान रखिएगा, सोर थ्रोट जिसे हम गले में जो संक्रमण कहते हैं, अभी वायरल फ्लू चल रहा है, खांसी हो रही है बहुत ज्यादा, ऋतु संधि का काल है, इसीलिए मैंने ये दवाइयां उठाई है। धीरे धीरे हम आगे 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 आपको ऐसे हजारों योग बताएंगे आधे घंटे में, रोज 7 बजे शाम। फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं, अभी वायरल फ्लू चल रहा है, अभी बहुत अच्छा काम करती है ये। नेजल कंजेशन को कम करती है ये, चेस्ट में भारीपन है उसको कम करती है ये। साथ साथ में नाक से ज्यादा पानी आ रहा हो वहां पे भी यूज करिए आप। एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी, बहुत जो दमा के रोगी हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है ये। साइनोसाइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी श्वसन संस्थान से संबंधित बीमारियों में ये बेहतरीन काम करती है। मैं रोगों का नाम बहुत सरलता से ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोग बाद में यूट्यूब में भी देखेंगे इसको, बहुत सारे लोग इसको अभी फेसबुक पे देखेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस औषधि का निर्माण करके स्वयं प्रयोग ना करें, चिकित्सक के परामर्श से ही इस औषधि का प्रयोग करें। आइए हम अब आपके बुखार में आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। ये कई बार हमने देखा है, ये एंटीपायरेटिक यानी कि संताप को कम करने वाली औषधि के रूप में भी काम करता है। ये कफ का जो है शमन करता है, जिसे अलग अलग प्रकार के आप इसको ज्वर आदि की स्थितियों में भी आप दे सकते हैं। ये अभी अभी सूत्र जो पढ़ा उसमें साफ लिखा है कि ये भूख को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसके जो घटक आप देखेंगे तो वो अग्नि को दीप्त करते हैं। साथ साथ में ये हमारी जो जठर है, जो हमारी आंत्र है, वहां पर फूड पार्टिकल्स के ब्रेक डाउन में भी ये बहुत अच्छा मदद करता है। डाइजेस्टिव जूस को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। साथ साथ में कई बार गैस बनती है, अपान वायु ऊपर की तरफ आती है, तो वहां पर एब्डोमिनल जो पेट में जो खिंचाव होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं, वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में आप इसका, ब्लोटिंग होती है वहां यूज कर सकते हैं।
गैसियस क्रैम्प्स है वहां यूज कर सकते हैं। साथ साथ में इसका बहुत सारा ऐसे वाइड रेंज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है। हार्ट बर्न है, डायरिया है, फ्लैचुलेंस है, पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रो इसोफेजियस रिफ्लक्स डिजीज जिसे GERD कहते हैं, उन सब में काम करता है। मैं इसका अपना प्रयोग गृहिणी में भी कराता हूँ, जो आप सब जानते हैं। गृहिणी पर कभी और चर्चा करेंगे। गृहिणी में भी मैं इसका प्रयोग कराता हूँ, अग्निमान में इसका प्रयोग कराता हूँ। इसकी मात्रा क्या रखी जानी चाहिए? सवाल है व्हाट विल बी द डोज ऑफ दिस ड्रग। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके रोगी का की उम्र क्या है, आपके रोगी का जो है वो बॉडी स्ट्रेंथ सब तो क्या है उसका, उसका उसकी अग्नि कैसी है, साथ साथ में वो आपको किस प्रकार से वो आपके पास आया है ना, किस प्रकार की स्थिति में वो आपके पास आया है। लेकिन बेहतर ये होगा कि ये सभी चीजें हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो इवेल्युएट करेंगे इसको और उसके बाद इसकी डोज डिसाइड करेंगे और एक निश्चित समय तक ही इसको दिया जाना है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, जो चूर्ण होता है उसकी मात्रा जो है वो 3 ग्राम तक हम लोग रखते हैं। आप इसको आप शहद से दे सकते हैं, आप घी से दे सकते हैं। ये आपको अनुपान का चयन जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक इसका करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि सर यह किसको नहीं दिया जा सकता। देखिए, इसका जो है कहाँ नहीं दिया जा सकता, किसी ने पूछा है मेरे से कि हम किसको नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, मैं जो अपनी चूंकि इसमें मिश्री है, तो मैं टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में मैं अवॉइड करता हूँ देने से, मैं नहीं देता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी इसको अवॉइड ही करना चाहिए। मैं सीतोपलादी चूर्ण भी नहीं देता और मैं तालीशादी चूर्ण भी नहीं देता। तो बेहतर है कि जो ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं, उनमें आप इसको थोड़ा सा, चूंकि मिश्री है इसमें, तो आप बिना चिकित्सक के परामर्श की जब तक बहुत आवश्यक ना हो जाए तब तक इसका प्रयोग ना करें। अब इसमें दूसरा सवाल किसी ने पूछा है कि सर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या, किसी ने पूछा है, कल भी मुझसे पूछा था, वही सवाल आज भी आपने रिपीट किया है। तो देखिए, तालीसादी चूर्ण जो है, कहीं ऐसी कोई स्टडी मुझे मिली नहीं है जहां पे मैं ये कह सकूं कि ये प्रेगनेंसी में अनसेफ है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में अगर आप इसे दें तो ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है। लेकिन अभी इस पर काम किया जाना चाहिए और डेफिनेटली आपको सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, मैं यही कहूंगा। अभी एक सवाल आया है कि सर जो आजकल जो तालीशादी चूर्ण मिलता है उसमें क्या ये घटक मिलाते हैं? देखिए, इनमें से सारे चीजें तो मिल जाती हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, कोई कोई ऐसी औषधि है नहीं जिसका हम जो है जिसको कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स लें हम, तो ये सभी मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको बना रही है वो अच्छी ही बना रही है ना। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये आपको ये दवाइयों का कुछ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा होगा। लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी हिस्टेमिनिक है और डाइजेस्टिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीबैक्टीरियल है। तो आप इसका प्रयोग बड़े आराम से चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, यदि आप चिकित्सक हैं तो अपने रोगियों में, और अगर आप एक रोगी हैं तो अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर दूसरी दवाओं के साथ में क्या इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाता है। हम लोग देते हैं सीतोपलादी चूर्ण के साथ तालीशादी चूर्ण हम लोग मिक्स करके देते हैं। तो हम लोग इसका प्रयोग दूसरी अन्य औषधियों के साथ भी इसका प्रयोग कराते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और डेफिनेटली इसके हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। और आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप अपने सवाल हमसे चैट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप के सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक सवाल आया, बहुत बेहतरीन सवाल आया है कि तालिश तालिशादी चूर्ण का प्रयोग अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 7वें अध्याय 85वीं 85 नंबर सूत्र पे ये कहा गया है कि इसका प्रयोग जो है, अच्छा
मैं देखूंगा इसके बारे में। अल्कोहल, इससे पहले अल्कोहल लेते तो ताली शादी चूर्ण अच्छा एब्जॉर्ब होता है और शराब से बेहतर आनंद प्राप्त करने में मदद करता है। यह अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 7वें अध्याय के 85वें सूत्र में लिखा हुआ है। देखिए, ये मैं शराब पीने को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो मैं शराब पीने में इससे आनंद बढ़ जाता है। पता नहीं कहाँ से आपने इसको देखा है। मैं देखूंगा। आप शायद हो सकता है कि सूत्र का कुछ मिस अर्थ आप निकाल रहे हो, कुछ अलग अर्थ निकाल रहे हो। अवशोषण में मदद करता होगा ये, लेकिन इसके कारण हम ये नहीं कहेंगे कि आप तालीशादी चूर्ण लेने से पहले आप जो है शराब पिए। ये मेरा आपको कतई ये सजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न ही मुझे लगता है कि सही नहीं है। आपने शायद जो है कुछ गलत समझ लिया है। तालीशादी चूर्ण से लेने से पहले शराब पीना, ये अष्टांग हृदय में ऐसा कुछ नहीं बताया है। वो अवशोषण के संदर्भ में बताया होगा, और हमारे यहाँ मद्य को औषधि के रूप में तो बताया गया है कई ऐसी उसमें। लेकिन जो आप जिस शराब की बात कर रहे हैं उस शराब से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आया है कि सर, एलोपैथिक दवाओं के साथ हम अगर इसे ले रहे हैं तो क्या ये रिएक्ट कर सकती है? देखिए, ऐसा है, एलोपैथिक दवाओं का सिद्धांत अपना सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत अलग है। मेरा ये मानना है कि आप एलोपैथिक दवा के साथ में इसको एक साथ ना लें। किसी भी दवा के साथ आपको लेना है तो आप गैप रखें। आप एलोपैथिक दवा के साथ में इसका कॉम्बिनेशन ना दें, साथ में ना लें, मैं तो यही कहूंगा आपको। एक सवाल आया, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने यहाँ पे पूछा है कि क्या होम्योपैथिक दवा के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, अभी तक जो रिसर्च है उसमें होम्योपैथिक दवा के साथ इसकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नोन टू नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि होम्योपैथी का भी अपना एक सिद्धांत है कि आप आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कुछ न खाएं। तो बेहतर है कि आप इस दवा को, तालीशादी चूर्ण को, होम्योपैथिक दवा के आसपास भी ना लें। दूसरा यहाँ पे सवाल पूछा है कि सर, इसका ग्राम में मात्रा बता दीजिए। अच्छा, चलिए वो भी बता देते हैं। अभी तो रेशियो बताया था। तो जो 40 की पत्री है, वो पत्तियां हैं, वो 12 ग्राम ले लीजिए। काली मिर्च जो है वो 24 ग्राम दुगुना। जो ड्राई जिंजर है वो 36 ग्राम, अगर आप ग्राम में नोट करना चाहें। पिपली जो है और काली मिर्च जो है ये 48 ग्राम। वंशलोचन 60 ग्राम। इलायची 6 ग्राम। दालचीनी 6 ग्राम। और सबसे ज्यादा मात्रा जो शर्करा मिश्री है वो 384 ग्राम। ये इसी के टैबलेट्स भी आ रहे हैं आजकल। इसी को आजकल बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स करके इसके टैबलेट्स भी बना रहे हैं लोग। फिर मैंने बता दिया, इसको अलग अलग लेकर के आपने पीसना है और फिर एक साथ मिला करके आपने इसको एक सजातीय मिश्रण बना के इसको बंद कंटेनर में रख लेना है। इस औषधि का निर्माण हो गया। संदर्भ आप पूछ रहे हैं तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान 8वें अध्याय के 145 से 148वें सूत्र में इसका संदर्भ है। सारंगधर संहिता मध्यम खंड में 6ठे अध्याय में 130 से 133वें सूत्र में इसका संदर्भ मिलता है। इसका संदर्भ और भी भाव प्रकाश निघंटु और अन्य धन्वंतरी निघंटु, इन सभी के मैंने संदर्भ आपको इसी सेशन में बताए हैं। अच्छा, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसका दुष्प्रभाव देखिए, यदि आप मात्रा का ध्यान नहीं रहेंगे, कोई भी आहार का भी सेवन अगर आप अधिक मात्रा में करेंगे तो वो फिर नुकसान तो करेगी करेगी। हमारे यहाँ कहा गया, अल्प मात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रेरणम व्याधि नाशनम। ठीक है। तो अल्प मात्रा में हमने जो बहुदोष हरने वाली, पचने में हल्की, लेने में आसान, स्वाद में अच्छी, प्रेरण करने वाली और व्याधि नष्ट करने वाली दवा है ये। तो कोई नुकसान नहीं करती है ये, लेकिन ज्यादा मात्रा में ना लें। डायबिटिक पेशेंट अवॉइड करें। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको लेना है तो अपने चिकित्सक के परामर्श से लें, मैं ये कहूंगा। ठीक है। कौन सी फार्मेसीज बना रही हैं, आप किसी भी फार्मेसी की लें। मैं किसी फार्मेसी की यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप जिस फार्मेसी की लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। एक सवाल आया है कि सर, 5 साल की उम्र के बच्चे में खांसी है, कितनी मात्रा में दे सकते हैं? देखिए, आप चिकित्सक की परामर्श से इसे आप 5 साल की उम्र का बच्चा है तो आप इसे आप आधा चम्मच आप शहद के साथ दे सकते हैं। कम डोज कम हो जाएगी। और 5 साल से बड़ा है
तो 1 से 3 ग्राम आप दीजिए शहद के साथ। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लीजिए। हाँ, बच्चों को इसका स्वाद पसंद आता है। जब आप शहद के साथ मिला के देंगे, मिश्री है ना इसमें, तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती इसको लेने में। और डेफिनेटली इसमें कुछ आपको अनुसंधान भी है, जो मैं एक आपको अनुसंधान बता देता हूँ। मेरा जो सेशन है इसमें मैं जो आयुर्वेदिक ड्रग्स पे, जो आयुर्वेदिक दवाओं पे जो रिसर्च हुई है वो भी मैं बताता हूँ। कल भी मैंने आपको तालिश आश्रितोपलादी चूर्ण पर जो अभी तक रिसर्च हुई है उसके बारे में बताया था। तो इसका एक स्टडी हुई है जिसमें इसकी टॉक्सिसिटी को टेस्ट किया गया है, और ऐसा देखा गया है कि इसमें कोई टॉक्सिक लेवल, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, और किसी भी शरीर के अंग पर कोई विषाक्तता नहीं पाई गई है। ये अध्ययन जो है ये इंडो अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में प्रकाशित हुआ है। आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस औषधि का निर्माण स्वयं करें। ये अत्यंत सुरक्षित औषधि है, बहुत ही सुंदर औषधि है। चरक संहिता में इसका संदर्भ है। आपके कैसा लगा आपको हमारा ये सत्र? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिएगा हमें। आप कमेंट बॉक्स में आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका उत्तर नहीं ले पाया जूम पे। मैं कल आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। कल रविवार है, कल तो नहीं, परसों मैं जुड़ूंगा। और आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर ये लाइव है, अभी कुछ देर बाद यूट्यूब पे भी जाएगा। और आप जूम में 500 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं। देखिए, मेरा ये प्रयास है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ आयुष दर्पण में हमारे ऐप पे भी ये लेक्चर्स चल रहा है, तो ऐप पे हमारे 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे। तो मैं उनमें से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो बाद में इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आयुर्वेद को सरल और सुगम्य बनाना है तो हमें इसे अपने चिकित्सकों के पास में पहुंचाना है। तो उनको इसकी गुणवत्ता, इसके निर्माण की प्रक्रिया, इसमें पड़ रहे घटक द्रव्यों के बारे में जानकारी बहुत चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। मैं वैद्य नवीन जोशी आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर से आपके समक्ष 7 बजे शाम को उपस्थित होऊंगा। आप अपने प्रश्न, अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से यहाँ चैट में लिखते रहेंगे, और आप इस हमारे इस सत्र के बारे में अपने सुझाव भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।